हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए। पेपर टू विज्ञान शिक्षण शास्त्र यानी कि विज्ञान पैडागोजी, साइंस पैडागोजी को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस जितने सेट हैं आपको ऊपर लिंक पे मिल जाएंगे, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर फॉलो करें शिक्षा फॉर नौकरी को, क्योंकि वहाँ PDF आपको मिल जाएगा, और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के सेशंस ज्वाइन करने के लिए सीटेट 2020 प्रिपरेशन एंड वेरियस अदर टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, सेशन को लास्ट तक ज्वाइन कीजिए, बहुत ही यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन 1 बोलता है, साइंस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन रोहन्स स्कूल, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड विद एन ऑब्जेक्टिव विच इन योर व्यू इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आर ट्रेन स्टूडेंट फॉर वेरियस प्रोफेशंस, बी प्रोवाइड ए क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर्स, सी एस्टैब्लिश द नेम फॉर द स्कूल, या डी सेटिस्फाइंग द पेरेंट्स यानी कि अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। फटाफट चैट में आप लोग आंसर कीजिए, फिर डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को और इसकी एक्सप्लेनेशन को भी हम देखते रहेंगे साथ में। और ये क्वेश्चन हम इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं भाई, बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो राइट आंसर बताइए जो सही रहेगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो बोलता है, प्रोवाइड ए क्रिएटिव चैनल फॉर द लर्नर, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराता है। अगर आप किसी भी बच्चे को या विद्यालय में स्टूडेंट्स को विज्ञान प्रदर्शनी यानी कि जिसको हम बोलते हैं जो फेयर्स होते हैं, साइंस एग्जीबिशंस होते हैं, उनका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो बच्चों को एक क्रिएटिव चैनल प्रोवाइड करेगा। विज्ञान प्रदर्शनी क्या है, एक प्रतियोगिता होती है जहाँ पर परियोजना प्रस्तुत करते हैं या रिपोर्ट्स देते हैं या डिस्प्ले बोर्ड होता है या मॉडल्स होते हैं। तो इस तरीके से वहाँ रचनात्मक कौशल विकसित किए जाते हैं और क्रिएटिव चैनल मिलता है, बच्चे को अपना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। और इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है, प्रोवाइड ए क्रिएटिव चैनल फॉर द लर्नर्स। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेथड इन विच द स्टूडेंट एंड टीचर इंटरेक्ट्स आइडिया इज कॉल्ड, वह विधि जिसमें छात्र और शिक्षक अपने विचारों पर संवाद करते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए Q&A मेथड, बी डिस्कशन मेथड, सी अंडरस्टैंडिंग या अंडर राइटिंग मेथड, या डी पर्पस मेथड। फटाफट से आंसर करें। कौन सी ऐसी विधि है जिसमें जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो संवाद करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, कौन से मेथड का हम यूज़ करते हैं इसमें, तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इस तरीके के मेथड्स को हम बोलते हैं डिस्कशन मेथड। सभी को पता है, अभी क्लास में आप अपने टीचर्स के साथ में कोई भी चीज़ को डिस्कस करते हैं, अपने शेयर करते हैं, व्यूज शेयर करते हैं, उधर से आपके टीचर्स उस पर इंटरेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है भाई, डिस्कशन मेथड कहलाता है। और इसका बहुत ही यूज़ होता है हमारी नॉलेज को एनहेंस करने में, हमारे जो नॉलेज है उसको बढ़ाने में, क्योंकि छात्र और जो शिक्षक होते हैं अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं इस माध्यम के द्वारा, और आसानी से शिक्षक के समक्ष अपनी समस्या को रख सकते हैं। यानी कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं डिस्कशन मेथड में। Q&A मेथड क्या होता है कि क्वेश्चन पूछना और उधर से जवाब मिलना, ये कहलाता है Q&A मेथड। पर्पस मेथड यानी कि किसी भी एक पर्पस, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप अपने टीचर्स के पास जा रहे हैं। बट डिस्कशन मेथड क्या है, आप उसमें सीख सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं और सॉल्यूशन भी पा सकते हैं और अच्छा सीख भी सकते हैं, अधिगम की प्रक्रिया को आसानी से लागू भी कर सकते हैं। ये भी इसका एक मेथड है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 देखते हैं। हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज ए सोशल स्ट्रक्चर, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक ढांचा माना जाता है किस। तो ऑप्शन आर प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनेमिक या स्टैटिक। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, पैडागोजी के कंसर्न में पता होना चाहिए आपको। आनुवांशिकता से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैडागोजी में, तो ये किस तरीके का एक सोशल स्ट्रक्चर माना जाता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है, स्टैटिक जो लोग भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आनुवंशिकता क्या है, एक जैविक विज्ञान का एक विषय है, ठीक है भाई, और इसे स्थिर यानी कि स्थैतिक सामाजिक संरचना माना जाता है। जैसे कि ये माता पिता से उनकी संतानों को प्राप्त होता है, और जो वंशज होते हैं या माता पिता आनुवंशिकता जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि जो भी चीज़ हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू मिली है वो क्या कहलाती है भाई, हेरिडिटी कंसीडर की जाती है। और ये क्या है कि स्टैटिक, एक स्थायी इसका स्ट्रक्चर होता है, सामाजिक स्तर इसका क्या होता है, स्थायी होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अपार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग साइंस स्टडीज मेथड आर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विज्ञान शिक्षण की एक विधि है। प्रैक्टिकल लर्निंग, गाइडेड सर्च, सी एक्सप्लेनेशन बाय लेक्चर्स, या डी प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं। फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विज्ञान शिक्षण की एक विधि है, ये पूछा जाता है कौन सा मेथड है साइंस स्टडी का। तो देखिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन बाय लेक्चर, व्याख्यान द्वारा स्पष्टीकरण। ओके, तो ये जो है
विज्ञान शिक्षण की एक विधि है, क्योंकि व्याख्यान द्वारा जो व्याख्या की जाती है, यानी कि लेक्चर्स द्वारा जो एक्सप्लेनेशन की जाती है, वो निम्नलिखित विज्ञान की शिक्षण विधियां हैं। देखिए, जो कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं जो विज्ञान में व्याख्या द्वारा बताई जाती है। जैसे पहला हो गया विश्लेषण, जैसे जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस, ठीक है। और दूसरा हो गया सिंथेसिस, जिसको हम बोलते हैं संश्लेषणात्मक विधि। नेक्स्ट हो गया आपका इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट आता है डिडक्टिव मेथड। तो ये सब कैसी विधि हैं जो विज्ञान में हम इस्तेमाल करते हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, अन्वेषण विधि, समस्या निवारण यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सप्लेनेशन बाय लेक्चर्स हैं, जिनका इस्तेमाल हम साइंस में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समेटिव असेसमेंट इन साइंस स्टडी शुड एम्फेसिस, विज्ञान अध्ययन में योगात्मक मूल्यांकन द्वारा डैश पर बल देना चाहिए। ए, टू एसेस द ऑब्जर्वेशन स्किल्स, बी, टू डायग्नाइज स्टूडेंट विद लर्निंग डिफिकल्टी, सी, मेनली टेस्टिंग द एक्सपेरिमेंटल स्किल, या डी, टू टेस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, कि विज्ञान अध्ययन में जो योगात्मक मूल्यांकन होता है, जिसको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, जो एंड ऑफ द सेमेस्टर में किया जाता है। समेटिव का मतलब जो लास्ट में आपका असेसमेंट किया जाता है बच्चे के पूरी प्रोग्रेस का आकलन करने के लिए। तो साइंस में किस चीज़ पर मुख्यतः फोकस करता है, ये आपको बताना है। तो जो लोग भी ऑप्शन बी दे रहे हैं, ये क्या करता है भाई, टू डायग्नाइज स्टूडेंट विद लर्निंग डिफिकल्टी, अधिगम की कठिनाइयों वाले छात्रों को निदान करने में, यानी कि डायग्नाइज करता है ऐसे बच्चों को जिनको पढ़ने में समस्याएं होती हैं। जो समेटिव असेसमेंट होता है, इसका मेन एक उद्देश्य ये रहता है साइंस में कि वो योगात्मक अवलोकन के द्वारा उनकी प्रतिभागियों का मूल्यांकन को दर्शाता है। जहाँ पर एक कार्यक्रम, जो भी एक कार्यक्रम है या कोई भी एक प्रतियोगिता रखी है, उसके परिणाम को ध्यान में केंद्रित किया जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन के साथ विरोधाभासी है। कहने का मतलब ये है कि भाई डायग्नाइज करता है ऐसे बच्चों को जो लर्निंग में जिनको लर्निंग में कठिनाई आ रही है, और उनकी क्या होता है, डायग्नाइज करता है, उनकी प्रॉब्लम रेमेडीज उनको प्रदान करता है समेटिव असेसमेंट। सिंपल से आप ये समझ सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 6 के साथ। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन, माता पिता शिक्षक पारस्परिक संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना। ऑप्शंस आर, टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज हैपनिंग इन द स्कूल, डिस्कसिंग द चाइल्ड्स एबिलिटी एंड वीकनेस फॉर रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट, सी, डेवलपिंग द सोशल रिलेशन विद ईच अदर, डी, एक्सपोज द शॉर्टकमिंग्स ऑफ ईच अदर। बताइए भाई क्वेश्चन 6 के लिए क्या करेक्ट आंसर रहेगा, फिर डिस्कस कर लेते हैं इसको हम, कि जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग प्रोवाइड की जाती है और इंटरेक्शन किया जाता है टीचर्स के साथ पेरेंट्स का, तो उसका मेन एक पर्पस क्या होता है, क्या एक एम होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, डिस्कसिंग द चाइल्ड्स एबिलिटी, कि बच्चे की काबिलियत के बारे में डिस्कस कर सके, उसकी वीकनेस के बारे में डिस्कस करें कि क्या उसकी कमजोरियां हैं, फॉर रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट, यानी कि उसकी कमियां हम डिस्कस करेंगे जिससे कि वो अपनी कमियों को सुधार सके और उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके। उसकी एबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ वीक पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, जिससे पेरेंट्स और टीचर दोनों साथ में मिलकर बच्चे के प्रोग्रेस पर ध्यान दे सकें। तो इसीलिए हम पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल टीचर ही बच्चे को लर्निंग में हेल्प करेगा। जो पेरेंट्स होते हैं वो भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं अपने बच्चे के लाइफ में, पर्सनालिटी बिल्टअप में। तो उनको डिस्कस करना चाहिए रेगुलर वे में अपने बच्चे की प्रोग्रेस को टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। विच इज़ नॉट एन एम ऑफ इंक्लूडिंग पजल इन द टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पहेली को शामिल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, फॉर लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बी, टू कंफ्यूज द चाइल्ड एंड लेट देम एंजॉय, सी, टू डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्यूरियोसिटी, डी, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन चाइल्ड। भाई इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ गलत हो जाता है, यहाँ पर लगाया गया नॉट। ठीक है, नॉट दिया गया है, एक उद्देश्य नहीं है। जो उद्देश्य नहीं है यानी कि पजल इंक्लूड करने का एक उद्देश्य नहीं है, वो हमें डिस्कस करना है। तो बस इस पे हमें ध्यान रखना है, कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, टू कंफ्यूज द चाइल्ड एंड लेट देम एंजॉय। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पजल रखी जाती हैं साइंस में वो बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए नहीं रखी जाती हैं। तो ये एक उद्देश्य नहीं है, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर बी को चूज़ किया है। लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड यानी कि तार्किक जो विकास होता है बच्चे का, पजल्स अगर सॉल्व करते हैं तो उससे मेंटली स्ट्रांग होता है बच्चा। टू डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग आती है, जिज्ञासा होती है बच्चे के अंदर। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि विवेचनात्मक सोच का विकास होता है पजल्स के द्वारा। तो ये सब इनके एम्स होते हैं, बट ऑप्शन नंबर बी कोई एक एम नहीं है, तो इसलिए हमने बी को सेलेक्ट किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। साइंस टीचर शुड बी लर्न इन हिज सब्जेक्ट बिकॉज दे कैन, एक विज्ञान शिक्षक अपने विषय में सीखा जाना चाहिए क्योंकि वे डैश कर सकते हैं। ए, एनालिसिस देमसेल्फ इन अ प्रॉपर वे, बी, गिव एजुकेशन इन अ साइंटिफिक वे, सी, अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द स्टूडेंट, या डी,
गेट गुड सैलरी इफ़ दे आर लर्न। तो क्या एक सबसे आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करना है कि विज्ञान साइंस के जो टीचर है जो अच्छा लिखा पढ़ा लिखा होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में, उसका क्या एक मेन रीज़न होना चाहिए, ये हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो देखिए जो राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर ए जो है, एनालिसिस देमसेल्फ इन अ प्रॉपर वे, कि अपने आप को उचित तरीके से खुद का विश्लेषण कर सके। तो ये एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है साइंस टीचर की, विज्ञान शिक्षक को अपने विषय में सीखना चाहिए, यानी कि टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल में टीचर को भी लर्न करना चाहिए। ऐसा नहीं है, अपने टीचिंग मेथड्स में चेंज करना चाहिए और उचित तरीकों का इस्तेमाल करके स्वयं का विश्लेषण करना चाहिए। इसलिए हमने ऑप्शन नंबर ए को चूज़ किया है। ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। जिन लोगों ने भी ए दिया है बिल्कुल सही है भाई। 9 को डिस्कस कर लेते हैं। डैश रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर टीचिंग ऑफ साइंस। संसाधन विज्ञान के शिक्षण के लिए आवश्यक है। ए फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द टीचर्स, बी फॉर इफेक्टिव टीचिंग, सी फॉर एंटरटेनिंग स्टूडेंट, या डी ऑल दी अबव। कि जो रिसोर्सेज होते हैं साइंस टीचिंग में किस चीज़ के लिए आवश्यक होते हैं, क्या उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये पूछा गया है। किस चीज़ का सबसे अच्छा इफेक्ट रहता है रिसोर्सेज का साइंस में अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, फॉर इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो होते हैं रिसोर्सेज यानी कि संसाधन हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, और भी कोई अनदर मीडियम हो सकता है, लेसन प्लान हो सकते हैं, या एक्टिविटी ओरिएंटेड होते हैं। तो जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं एक प्रभावी शिक्षण हेतु कि जिससे बच्चे के माइंड पर इम्पैक्ट कर सके हमारी टीचिंग, उसको हमेशा याद रहे, ठीक है। एक अनुशासनात्मक और गौण शिक्षा के संसाधनों का उपयोग करके हम छोटे छोटे समूह के लिए या फिर एक स्मॉल ग्रुप्स के लिए संसाधन का इस्तेमाल करके उनको इफेक्टिव टीचिंग दे सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आगे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन 10, थोड़ा सा लेंदी है। ए साइंस टीचर ऑर्गेनाइज द एग्जाम आफ्टर द टीचिंग of respiratory chapter and unable to make his student understand the meaning of breathing, what could be the reason for this। एक विज्ञान शिक्षक ने श्वसन तंत्र अध्याय को पढ़ाया है और बाद में उसकी परीक्षा का योजना बनाता है। अपने छात्र को श्वसन का अध्याय समझाने में वह असमर्थ रहता है, इसकी संभावना का क्या कारण हो सकता है, क्या इसका संभावित कारण हो सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है ही कुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन द रिलेटेड कॉन्सेप्ट इन द क्लासरूम इफेक्टिवली। बी ही इज नॉट हर क्लास टीचर। सी स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करेक्टली। द टीचर ऑफन हैज़ वेरी डिसिप्लिन इन द क्लास। आंसर कीजिए फटाफट से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस कर चुके हैं इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं भाई बार बार, इसीलिए हम इनको इंक्लूड करते हैं अपने सेशंस में। क्या इसका एक बेहतर रीजन हो सकता है ये आपको बताना है। तो देखिए जो मेन रीजन है, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट है। ही कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन द रिलेटेड कॉन्सेप्ट इन द क्लासरूम इफेक्टिवली। भाई टीचर बच्चों को अच्छे से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो टॉपिक है, श्वसन तंत्र का जो टॉपिक बच्चे को समझा रहा है टीचर, वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को क्लियर नहीं कर पाया है, इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से नहीं पढ़ा पाया, इसलिए बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाए और एग्जाम में फेल हो गए हैं जब टीचर ने उनका एग्जाम लिया आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक श्वसन तंत्र। तो ये इसका एक मेन रीजन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने पेडागोजी सेक्शन में डिस्कस किए साइंस के लिए, पेपर 2 के लिए। वीडियो पसंद आया और सेशन अच्छा लगा हो तो यार टेलीग्राम चैनल पर जरूर से फॉलो कीजिए और शिक्षा फॉर नौकरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे आपसे इसी तरीके न्यू सेशंस में, बने रहिए शिक्षा फॉर नौकरी के साथ। दिस वाज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।